हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो अपना ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, यानी ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो, परिणामित्र अनुपात। देखिए, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, यानी इसके द्वारा अपन क्या पता कर सकते हैं, जो प्राइमरी से अगर सेकेंडरी के अंदर अपन ने टर्न बढ़ा दी है तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, करंट में कितनी कमी होगी, कितनी वृद्धि होगी, उसके इम्पीडेंस में कितनी कमी वृद्धि होगी, इसका अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। इसीलिए अपने को किसकी जानकारी होना आवश्यक है, ट्रांसफार्मर रेशियो यानी परिणामित्र के अनुपात की जानकारी होना आवश्यक है। अब आप सभी जानते हो कि जो आपके ट्रांसफार्मर होता है, साधारणतः जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो एक तो क्या होती है, प्राइमरी होती है और एक क्या होती है आपकी सेकेंडरी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी कौन सी होगी, प्राइमरी, और ये आपकी कौन सी होगी, सेकेंडरी। अब आपको पता है जब प्राइमरी में जब फ्लक्स जनरेट होता है वो फ्लक्स क्या करता है, सेकेंडरी को भी काटता है और प्राइमरी को भी काटता है। यानी कि जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी के अंदर ईएमएफ पैदा होगा और सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ पैदा होगा। तो प्राइमरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का प्रति टर्न ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, बराबर सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर, यानी सेकेंडरी का मतलब 2 नंबर, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा उन दोनों का प्रति टर्न जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, समान। अब देखो, प्रति टर्न का मतलब अगर मैं प्राइमरी के अंदर टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज के द्वारा दे सकता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर अगर टर्न ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ तो सेकेंडरी के अंदर जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ऐसा कह सकता हूँ कि प्राइमरी का जो ईएमएफ है, प्राइमरी को मैं 1 नंबर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो प्राइमरी का ईएमएफ है वो किसके समानुपाती होगा, प्राइमरी के टर्नों की संख्या। इसी प्रकार सेकेंडरी के जो टर्न है यानी सेकेंडरी का ईएमएफ है वो सेकेंडरी के टर्नों के समानुपाती होगा। अब यहाँ इन दोनों समीकरणों से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है और इक्वल आ जाता है। इक्वल से यहाँ पर गुणा में 1 रख देंगे और ये n कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो E1 बटा यहाँ पर क्या होगा, N1। ठीक है, इसके अलावा यानी समानुपाती मतलब यानी प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी के टर्नों की संख्या के बराबर हो गया और सेकेंडरी के जो है, यानी यहाँ पर देखो सेकेंडरी की यहाँ ले लूंगा तो सेकेंडरी के टर्न आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्राइमरी की वोल्टेज है वो प्राइमरी की वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी, प्राइमरी के टर्नों के ऊपर। और यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक आ जाता है नियतांक। क्या आ जाता है, नियतांक। ये नियतांक इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। और हमेशा ध्यान रखना है, अब देखिए ट्रांसफार्मर जो रेशियो होता है वो सभी ट्रांसफार्मरों का अलग अलग होता है। यानी अपने जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनका ट्रांसफार्मर रेशियो अलग होता है और ट्रांसमिशन यानी पारेषण वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका ट्रांसफार्मर रेशियो अलग होता है, वो भी देखेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले मैं इसको आगे और दिखाता हूं। अब आप सभी को पता है प्राइमरी की पावर है, प्राइमरी की और सेकेंडरी की पावर जो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर यहाँ पर क्या होगी, बराबर होगी। यानी प्राइमरी के अंदर आपको पहले भी बताया गया है, अगर सेकेंडरी के अंदर मैंने टर्न बढ़ा दिए तो वहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगी और करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन पावर दोनों में जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो, ये अवस्था होती है, ये अवस्था होती है शून्य लोड अवस्था की। कौन सी अवस्था की होती है, शून्य लोड पर। मैं बात कर रहा हूँ ओनली शून्य लोड पर। जब तक आप इस पे लोड नहीं जोड़ोगे तो देखो इसमें क्या होगा, बैक ईएमएफ नहीं बनेगा और बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तो ये खुद का फ्लक्स नहीं बनाएगी और प्राइमरी का विरोध नहीं करेगी। यानी प्राइमरी की करंट पर भी कोई प्रभाव नहीं डालती है और नहीं डालेगी तो पावर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो, पावर में जब परिवर्तन नहीं आएगा तो आपको पता है पावर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। अगर प्राइमरी की देखो पावर निकालो तो V1 I1 और यहाँ पर हो जाएगा cos φ1 इज इक्वल टू V2 I गुणा I2 और यहाँ पर हो जाएगा cos φ2। ठीक है, अब देखो पावर फैक्टर तो यहाँ पर क्या है, समान है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, वोल्टेज की बात करूँ तो ये वोल्टेज देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को संबंध निकालूँ तो V2 के बटे में जाएगा V1। ठीक है, और इस I1, ये I1 देखो V2 के बराबर में ही रहेगा और यहाँ पर देखो ये I2 कहाँ है, बटे में चला जाएगा। तो यानी कि जो वोल्टेज है
अगर वोल्टेज में वृद्धि करता हूँ, सेकेंडरी की वोल्टेज में वृद्धि, तो सेकेंडरी की करंट में कमी। क्यों हुई है? क्योंकि पावर को अपने को क्या रखना है? सेम रखना है। तो यहाँ से देखिए EMF 2, यहाँ से देखिए EMF 2 इज इक्वल टू E1 बराबर, देखो जो सेकेंडरी की वोल्टेज है वो किसके समानुपाती है? प्राइमरी की करंट की, यानी प्राइमरी की करंट। और यहाँ पर जो करंट आएगी वो किसकी आएगी? सेकेंडरी की। यानी कि ये जो मैंने रखा है ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये इस समीकरण के द्वारा रखा है। और यहाँ पर जैसे N2 और आपका ये आ गया आपका N1। तो इस प्रकार जो अपने पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इसके अलावा देखो एक आता है इम्पीडेंस की बात करता है, और इम्पीडेंस जो होता है वो होती है जो AC सप्लाई होती है वहाँ पर जो कुल बाधा होती है, उस कुल बाधा को अपन क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं, Z के माध्यम से। और Z आप जानते हो Z का स्क्वायर बराबर क्या होता है? R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये बात कर रहे हैं ओनली क्योंकि ट्रांसफार्मर में XL शामिल होगा यहाँ पर और रेजिस्टेंस भी होगा। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो लिया गया है, देखो I बराबर क्या होता है? V/R, ठीक है। लेकिन यहाँ पर R की जगह क्या लेना पड़ता है? टोटल अगर करंट निकालनी हो तो टोटल ही क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अगर प्राइमरी की करंट है तो प्राइमरी का ही टोटल इम्पीडेंस लेना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस यहाँ पर देखो किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर। तो देखिए IT बराबर V बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये प्राइमरी की है तो यहाँ पर प्राइमरी की वोल्टेज और प्राइमरी का ही इन्फिडेंस, लेकिन किस में आएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पता चल गया है अगर प्राइमरी की करंट है तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी की जो इम्फिडेंस है वो किस में चलेगा? स्क्वायर के अंदर चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं और परिवर्तन कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो EMF है वो किसका है? सेकेंडरी का है। तो यहाँ पर जो इम्फिडेंस आएगा वो भी किसका आएगा? सेकेंडरी का, यानी कि Z का स्क्वायर, वो भी किसका? सेकेंडरी का। और यहाँ पर निकल कर आएगा वो किसका आएगा? प्राइमरी का, तो प्राइमरी का स्क्वायर। अब ये दोनों जब स्क्वायर को उठा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? देखिए ये स्क्वायर किस में बदल जाता है? रूट में बदल जाता है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर। देखो स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर में नहीं रूट में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इधर किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो Z बराबर अपने पास ये फॉर्मूला आता है। अगर आप इसको और हल करोगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? Z2 बटा Z1, अंडर रूट Z2 बराबर बटा Z1। तो ये होता है टोटल जो अनुपात होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसका अगर मैं न्यूमेरिकल आपको निकाल के दिखाऊं तो देखते हैं सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए अपना जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। और इस न्यूमेरिकल को हल करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन बता देना चाहता हूँ कि जो देखो अपने जो ट्रांसफार्मर रेशियो था K का अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो स्टेप डाउन और स्टेप अप, यानी जो स्टेप अप होता है उस ट्रांसफार्मर में जो K का जो होता है K का मान, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो का मान होता है स्टेप अप। ट्रांसफार्मर जो होता है इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान होता है वो इकाई से क्या होता है? ज़्यादा। अब देखिए इकाई से ज़्यादा या अधिक। अब देखिए इकाई से ज़्यादा है तो इसको आप कैसे दर्शाओगे? इकाई से ज़्यादा K का मान जो है, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो K का मान इकाई से अधिक, ठीक है। अब इसको आप कैसे दर्शाओगे? तो इसको दर्शाने का जो तरीका होता है, इसका प्रश्न जो है वो JVNL और आपके अन्य जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछा गया है। देखिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो है उसको आप ऐसे दर्शाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इकाई से अधिक, जिस तरफ बड़ा मुंह खुलता है उसको अपन बोलते हैं देखो ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन किस तरफ है? K की तरफ। और तो K का मान यानी यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो का मान क्या हो गया? इकाई से अधिक। इसी प्रकार एक होता है आपके स्टेप डाउन। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान होता है वो K का मान जो होता है इकाई से क्या होता है? कम। तो इकाई से कम को आप कैसे दर्शाओगे? इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये किस प्रकार का होगा? जहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो का मान क्या है? इकाई से अगर कम है तो वहाँ पर क्या होगा? कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। और जहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो का मान इकाई से अधिक है उसको आप किससे दिखाओगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब देखते हैं इसके अलावा सबसे पहले अपने को दिया गया क्या क्या है। देखो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, यानी देखो अपने को दिया गया है N1 का मान कितना दिया गया है? 400 टर्न। इसके बाद में देखो द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, तो द्वितीयक वाइंडिंग यानी N2 का मान कितना दिया है? 800 टर्न, ठीक है।
इसके अलावा देखो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया इसने, 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और अधिकतम फ्लक्स का मान, कोर में अधिकतम फ्लक्स, अब देखो ये प्राइमरी के अंदर भी फ्लक्स का मान यही होगा और सेकेंडरी के अंदर भी यही होगा, तो यहाँ पर 5 अधिकतम जो फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स है वो कितना होगा, 0.0054 वेबर। अब देखो इसने क्या पूछा है, प्राइमरी की वोल्टेज या सेकेंडरी की वोल्टेज, तो देखो प्राइमरी की वोल्टेज का अगर सूत्र देखा जाए तो यहाँ से निकाल लीजिए 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम एन और आपका एफ, तो देखो 4.44 गुणा मैक्सिमम फ्लक्स है वो कितना है, देखो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पर कितना रखा गया है, 0.0054 वेबर, कितना रखा गया है, 0.0054 वेबर। इसके अलावा देखो अगर प्राइमरी की निकालनी है तो यहाँ पर टर्न है वो भी किसके लेने पड़ेंगे, प्राइमरी के टर्न लेने पड़ेंगे, तो प्राइमरी के टर्नों की संख्या है वो कितनी दी गई है यहाँ पर, 400, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर वोल्टेज निकल कर आ जाती है 480 वोल्ट। तो देखो एक तरीका ये हो गया, इसी प्रकार सेकेंडरी की भी निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो सेकेंडरी की जो वोल्टेज है उसको दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, तो सेकेंडरी की वोल्टेज बराबर बटा प्राइमरी की वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर रेशियो अपन ने अभी पढ़ा है उसी के द्वारा अपन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्न की संख्या आएगी वो किसकी आएगी, सेकेंडरी के टर्नों की संख्या बटा प्राइमरी के टर्नों की संख्या। निकालना क्या है यहाँ पर अपने को, सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी है, तो यहाँ से सेकेंडरी की जो वोल्टेज निकल कर आएगी वो क्या आएगी, सेकेंडरी के टर्नों की संख्या गुणा प्राइमरी की वोल्टेज बटा प्राइमरी के टर्न। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, सेकेंडरी के जो टर्नों की संख्या है वो कितनी है, 800। देखो यहाँ पर सेकेंडरी के टर्नों की संख्या मैंने बताई है 800 होती है। इसके अलावा देखो प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो कितनी निकल कर आई है, 480, ठीक है, बटा प्राइमरी के टर्नों की संख्या कितनी है, 400। और यहाँ से 0 क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, और 4 दूनी कितने होते हैं, 8, और 480 गुणा 480 कितने होते हैं, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 960 वोल्टेज। तो ये सेकेंडरी की वोल्टेज का एक तरीका तो ये हो जाएगा आप। इसके अलावा देखो मैं दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। देखो सेकेंडरी की वोल्टेज बराबर 4.44 5 मैक्सिमम सेकेंडरी के टर्न बटा और फ्रीक्वेंसी, तो देखो 4.44 5 मैक्सिमम का मान 0.0054, ठीक है। और टर्नों की संख्या कितनी है सेकेंडरी के अंदर आपके 800, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। तो आप इसको जब गुना करोगे या इसको हल करोगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 960 वोल्टेज। तो ये होता है आपका ट्रांसफार्मर रेशियो का। देखो मैंने इसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी शामिल किया है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपका ईएमएफ जो समीकरण है उसको भी शामिल किया है। अब देखिए इस प्रश्न के अलावा कौन सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए जो अन्य जानकारी है उसमें मैंने बताया आपको कि जो शक्ति ट्रांसफार्मर होता है, शक्ति परिणामित्र, ठीक है, ये शक्ति जो परिणामित्र होता है इसमें जो फ्लक्स घनत्व का मान होता है वो फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है आपके, देखिए फ्लक्स घनत्व का मान होता है 1.11 से लेकर, देखो शक्ति में कितना होता है फ्लक्स घनत्व का मान 1.11 से लेकर 1.4 टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, आपके फ्लक्स घनत्व का। इसके अलावा देखो जो आपके प्रकाशीय ट्रांसफार्मर जिसको आप बोलते हो वितरण ट्रांसफार्मर, इसका जो फ्लक्स घनत्व का मान होता है वो 0.9 से लेकर आपके 1.11 टेस्ला तक होता है, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू गाइज।